Hello everyone, welcome back to Law Vita. My name is Aratya. We are continuing with TPA lecture series और आज हम एक बहुत ही important chapter start करने वाले हैं, that is the sale of immovable property under the Transfer of Property Act. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे सेक्शन 54 से 57 तक, जिसमें सेल के अलग अलग कंसेप्ट को बताया गया है. दैट व्हाट इज सेल, सेल कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्या क्या मोड्स होते हैं, फिर बायर के क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, सेलर की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, एट्सेट्रा. तो 54 के साथ शुरुआत करते हैं. 54 हमें बताता है कि सेल क्या होती है, सेल कैसे होती है और कब सेल कंप्लीट मानी जाती है. तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोविज़न है. देखिए, सेल का मतलब इन्होंने बताया है दैट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप विच कम्प्लीटली शिफ्ट द लीगल राइट्स फ्रॉम सेलर टू बायर. तो यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है. सेल में ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि सेलर अपना पूरा ओनरशिप का राइट जो है उस प्रॉपर्टी पे वो बायर को दे देता है. इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी पर अब जो भी लीगल राइट सेलर के पास थे वो सब बायर को परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो सेल का मतलब है फुल एंड फाइनल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. और इस ओनरशिप ट्रांसफ़र के बदले बायर एक प्राइस देता है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस. ठीक है, वो प्राइस का क्या मतलब है, वो प्राइस पेड भी हो सकते हैं, वो प्राइस या वो पैसे प्रॉमिस्ड भी हो सकते हैं कि हम फ्यूचर में देंगे, इंस्टॉलमेंट्स पे देंगे, या पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस भी हो सकते हैं. यानी कि सेल का जो प्रोसेस है ये गिव एंड टेक है ओनरशिप एंड मनी का. ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यही सेल को सेल बनाता है. ठीक है, हियर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप wherein the legal rights of seller is transferring or shifting to buyer in exchange of price which can be paid, promised or partly paid and partly promised. ठीक है, सेक्शन 54 हमें क्लियरली बताता है कि सेल का मेथड प्रॉपर्टी के नेचर और उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है. ठीक है, कि सेल कैसे होती है. सो अगर सेल टेंजिबल है, ठीक है, टेंजिबल यानी कि लैंड है, बिल्डिंग है, मतलब विच वी कैन सी एंड विच इज़ विजिबल. सो अगर टेंजिबल इन मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा की है, तो यहाँ मेंशन है सेक्शन 54 में कि सेल सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही होगी. सेल ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी प्रॉपर सेल डीड बनेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर होगी, तभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा. तो अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू की टेंजिबल प्रॉपर्टी है लाइक लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा, तो वो विदाउट रजिस्ट्रेशन वैलिड सेल उसका नहीं माना जाएगा. और अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, वैसे तो आज के टाइम में 100 रुपये से कम में कौन सी लैंड या बिल्डिंग होती है, तो अगर कोई 100 रुपये से कम की टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सो वो या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर वो सिर्फ डिलीवरी करके भी ट्रांसफ़र हो सकती है. ठीक है, और डिलीवरी का सिंपल मतलब है सेलर बायर को पोजेशन देते, राइट. तो इसमें सेल जो है बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैलिड होती है. और दूसरी तरफ अगर कोई इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई फ्यूचर इंटरेस्ट है, कोई रिवर्जनरी इंटरेस्ट है, ठीक है, ये टेंजिबल नहीं होता है, यहाँ पे पोजेशन देने से ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो इसका सेल हमेशा ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए, चाहे वैल्यू 100 रुपये हो या ना हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, याद रखना. ठीक है, ये बात हमें सेक्शन 54 खुद बताता है. अब सेक्शन 54 ने हमें पहले बताया सेल क्या है, फिर हमें बताया कि मोड ऑफ सेल क्या है, सेल कैसे एग्जीक्यूट होती है, फिर हमें सेक्शन 54 ही एक और बात बताता है, दैट इज़ कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का कंसेप्ट क्या है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और सेल क्या ये सेम चीज़ें हैं या अलग अलग हैं. तो ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये जो हम बात करें कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये सेल नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल सिर्फ एक प्रॉमिस होता है, सिर्फ एक अग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी. इट इज़ ओनली एन अग्रीमेंट टू सेल लेटर ऑन अग्रीड टर्म्स. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो है इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, बायर कोई ओनरशिप राइट्स क्लेम नहीं कर सकता है, कोई चार्ज, कोई लियन, कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता है. ठीक है, इसके बेसिस पर, इस कॉन्ट्रैक्ट के, इस अग्रीमेंट के बेसिस पर बायर सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सू कर सकता है, पर ओनरशिप बायर क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. इट इज जस्ट अ प्रॉमिस, नॉट अ ट्रांसफर. In contract for sale, buyer can sue
फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जबकि जब सेल होती है वहाँ पे बायर सू भी कर सकता है एज एन ओनर। तो एग्जाम्पल से समझिए कि सेल का क्या मतलब है। सेल में तो ए सेल हिज लैंड टू बी फॉर 5 लाख, ए अपनी लैंड सेल कर रहा है बी को 5 लाख रुपए में, दोनों ने सेल डीड साइन की, रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी ओनरशिप कंप्लीटली ट्रांसफर हो गई है बी के पास। तो अभी बी जो है किसी भी मैटर में लियन को लेके, चार्ज को लेके, इंटरेस्ट को लेके, ओनरशिप को लेके सू कर सकता है। लेकिन अगर इफ देयर इज ऑन द अदर हैंड एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर सेल कि ए अग्री करता है कि वो नेक्स्ट मंथ अपना प्लॉट बी को देगा और बी जो है प्राइस का 10% एडवांस देता है, ये इन लोगों का आपस में अग्रीमेंट होता है। तो अग्रीमेंट साइन होता है बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे दैट दिस इज सेल, दिस इज नॉट सेल, दिस इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। और अभी यहाँ पे बी ओनर नहीं बना है, सिर्फ एक प्रॉमिस एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए बी जो है किसी भी तरह की ओनरशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। बी कैन ओनली सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 54 में हमने जाना दैट इट मीन्स ओनरशिप का कंप्लीट ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन मस्ट है फॉर मोस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज, एंड हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज ओनली एन अग्रीमेंट, वो ट्रांसफर नहीं होता है, एंड इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम द टर्म सेल। ठीक है, चलिए, आई होप इट्स क्लियर। सेक्शन 54 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम इट। नाउ वील मूव अहेड, और अब हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा सा सेक्शन है, सेक्शन 55, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें बायर और सेलर की राइट्स और लायबिलिटीज़ दी गई है। ठीक है, तो ये सेक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूजफुल होता है। प्रॉपर्टी सेल के टाइम सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स इसी सेक्शन के बेसिस पर होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो सेक्शन 55 है ना, इसके 6 क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो क्लॉज 1, 2, 3, 4 सेलर के बारे में डील करते हैं, और क्लॉज 5 और 6 बायर के बारे में डील करते हैं। क्लॉज 1, 2, 3, 4 जो फर्स्ट 3 क्लॉजेज हैं ये सेलर की ड्यूटीज़ बताते हैं, और क्लॉज 4 सेलर के राइट्स बताते हैं, एंड क्लॉज 5 बायर की ड्यूटी बताते हैं, क्लॉज 6 बायर के राइट्स बताते हैं। ये सीरीज आप याद रखना, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको शुरू में ही यहाँ पे लिख के दे दी है। ठीक है, ये डिफॉल्ट रूल्स है। चलिए शुरुआत करें क्लॉज 1 के साथ। ओके, क्लॉज 1 डील्स विथ द ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ सेलर। ठीक है, तो हमें ABCDEFG तक सेलर की ड्यूटीज़ बताई गई कि सेलर को सेल करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या उसकी ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों को अध्ययन करेगा। सबसे पहले आता है सेलर मस्ट डिस्क्लोज द मटेरियल डिफेक्ट। सेलर की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो बायर को सारे मटेरियल डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करे। मटेरियल डिफेक्ट जैसे कि अगर कोई वो प्रॉपर्टी, कोई घर बेच रहा है, तो उस घर में कोई सीपेज है, उस घर से रिलेटेड कोई बाउंड्री डिस्प्यूट तो नहीं है, उस घर में कोई राइट ऑफ वे पैसेज का कोई इशू तो नहीं है, फाउंडेशन वीक तो नहीं है, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ये सारी जो मटेरियल डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्क्लोज करना ये सेलर की ड्यूटी है। अगर डिफेक्ट ऐसा है जो बायर ऑर्डिनरी केयर से नहीं देख सकता है तो सेलर को ज़रूर बताना पड़ेगा। और अगर सेलर ने ऐसे डिफेक्ट्स के बारे में छुपाया तो ये माना जाता है दैट दिस इज फ्रॉड, सेलर ने बायर के साथ फ्रॉड किया है, और बायर सेल डीड को कैंसिल कर सकता है। ये बात याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लॉज ए में ही बोला जाता है दैट अगर सेलर बायर को मटेरियल डिफेक्ट नहीं बता रहा है तो हम इसे फ्रॉड कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ड्यूटी इज सेलर मस्ट शो ऑल टाइटल डॉक्यूमेंट्स। तो इट सेज कि बायर जब बोले तब सेलर को सारे ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे कि सेल डीड, प्रायर टाइटल डीड, म्यूटेशन के पेपर, टैक्स रिसीप्ट एक्सेट्रा। ये बायर का बेसिक राइट है। ठीक है, दिस इज अनदर ड्यूटी ऑफ सेलर। थर्ड सेज दैट सेलर मस्ट आंसर ऑल द रेलेवेंट क्वेश्चंस। बायर अगर कोई भी रीजनेबल क्वेश्चन पूछता है, टाइटल, बाउंड्री, इनकम्बरेंस, नेबर्स, लिटिगेशंस, किसी के भी बारे में, तो सेलर का ड्यूटी है कि वो ऑनेस्टली आंसर करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बायर पूछते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन है तो सेलर को सारे आंसर्स ट्रुथफुली देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी इज सेलर मस्ट एग्जीक्यूट प्रॉपर सेल डीड ऑन पेमेंट। जब बायर पेमेंट कर दे या पेमेंट करने को रेडी हो तो सेलर की ड्यूटी होती है कि वो प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट करे एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी इज बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवरी, यानी कि जब तक डिलीवरी नहीं हुई है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सो उस दौरान इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सेलर टू टेक प्रॉपर केयर एज प्रूडेंट ओनर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट
साइन होने से लेके पोजेशन ट्रांसफ़र होने तक सेलर को प्रॉपर्टी को एक प्रूडेंट ओनर की तरह रखना होता है, मतलब डैमेज नहीं होने देना, मेंटेनेंस करना, प्रॉपर्टी को सेफ रखना, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर बायर को घर बेच दिया गया है सेलर के द्वारा, अभी 1 महीने के बाद रजिस्ट्री होने वाली है, तो इस बीच में सेलर घर की कीज़ किसी अननोन पर्सन को नहीं दे सकता है, वो नेग्लिजेंट नहीं हो सकता है, वो घर का प्रॉपर केयर करेगा। दिस इज़ व्हाट दिस ड्यूटी ऑफ सेलर, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी इज टू गिव ऑल द पोजेशन एज नेचर ऑफ प्रॉपर्टी अलाउज। सब प्रॉपर्टी के नेचर के हिसाब से सेलर को पोजेशन देनी होगी, जैसे घर का पोजेशन या प्लॉट का पोजेशन, कीज़ को हैंड ओवर करना, डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करना, क्योंकि बिना पोजेशन के सेल इनकम्प्लीट होती है, इसीलिए सेलर हैज़ टू गिव the possession of the property as its nature allows. And the last duty जो clause 1 में mention है, that seller must pay all the public charges and clear all the encumbrances. seller को सेल के पहले ही सारे ड्यूज क्लियर करने होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज, वाटर ड्यूज, रेंट्स, इंटरेस्ट, अगर कोई अनपेड मॉर्गेज अमाउंट है तो वो, ठीक है। तो बायर जब प्रॉपर्टी ले उससे पहले ही सेलर को ये सारे जो रेंट्स एंड इनकम्प्रेंसेस है उनको पे करना होगा, अनलेस प्रॉपर्टी इज सोल्ड सब्जेक्ट टू इनकम्प्रेंस। कि अगर ये डिसाइड हुआ है कि दैट बायर विल टेक द प्रॉपर्टी विद द एग्जिस्टिंग लोन्स एंड चार्जेस, तो वो अलग बात है, बट अदरवाइज दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ड्यूटीज़ है यहाँ पे सेलर की क्लॉज 1 में। सारे डिफेक्ट्स बताओ, टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, सारे आंसर्स सही से करो, प्रॉपर डीड एग्जीक्यूट करो और केयर करो प्रॉपर्टी की, पोजेशन दो एंड सारे ड्यूज जो है वो क्लियर करो, दैट्स इट। चलिए क्लॉज 2 में भी सेलर की ड्यूटी बताई गई है, पर ये साइलेंट प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, इम्प्लाइड कोवेनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेलर इम्प्लिसिटली प्रॉमिस करता है कि, क्या प्रॉमिस करता है कि उसके पास लीगल राइट है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, है ना। ट्रांसफ़र जो टाइटल है वो जेन्युइन है, वो फेक नहीं है, प्रॉपर्टी पर कोई हिडन इनकम्बरेंस नहीं है, ये सारे प्रोमिसेस इम्प्लाइड होते हैं। मतलब बायर ये मान के चलेगा कि सेलर मुझसे सारे प्रॉमिस कर ही रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है उसे ट्रांसफ़र करने का लीगल राइट है, ये जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो जेन्युइन है, फेक नहीं है, कोई भी हिडन इनकम्बरेंस नहीं है प्रॉपर्टी पर, ठीक है। इसके अलावा अगर वो सेलर किसी फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, जैसे कि एज अ ट्रस्टी है या एज अ गार्जियन है, तो वो उस कैपेसिटी का, उस अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो कोवेनेंट है दिस रन्स विद द लैंड, मतलब फ्यूचर बायर भी इन्फोर्स कर सकते हैं इन्हीं कोवेनेंट्स को, इन्हीं प्रोमिसेस को। सो ही प्रोमिसेस दैट द इंटरेस्ट ही इज ट्रांसफरिंग इज एक्चुअली एग्जिस्ट, ही हैज़ राइट टू ट्रांसफर इट, ठीक है। He must not have done anything to encumber or block the transfer, and this promise continues with the property, so the future buyers can also enforce it too. So clause 2 talks about this seller's implied covenant promise. I hope it's clear. Now clause 3 talks about one more duty of seller, कि when the full price is paid, जब अब पूरा पैसा मिल गया है सेलर को, तो जब बायर पूरा पैसा दे देता है तो सेलर को सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने होते हैं टू द बायर, ठीक है। सेलर मस्ट हैंड ओवर ऑल द टाइटल डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन टू द बायर, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस, दैट सेलर कीप्स द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर सेलर अभी भी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट अपने पास रख रहा है, देन ही मे रिटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो रूल कहता है कि वो अभी भी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकता है, ही मे कीप द डॉक्यूमेंट्स। एंड दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर प्रॉपर्टी इन पार्ट्स सेल की गई है, इफ प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन पार्ट्स, तो जिस बायर ने हाईएस्ट वैल्यू प्रॉपर्टी खरीदी है उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एंड बाकी बायर्स कॉपीज डिमांड कर सकते हैं उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन पार्ट्स, देन द बायर ऑफ हाईएस्ट वैल्यू lot gets the document and others can demand the copies for inspection, right? So this is the third and the last ड्यूटी ऑफ सेलर, ठीक है। अब क्लॉज 4 में हम बात करेंगे सेलर के कुछ राइट्स की। सेलर के भी तो कुछ अधिकार होंगे ना, राइट्स एंड ड्यूटीज गोज हैंड्स इन हैंड, राइट। तो क्या क्या सेलर के राइट्स है? पहला है टू एंजॉय द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स टिल द ओनरशिप पासेस। ओनरशिप पास होने तक उस प्रॉपर्टी पे जो भी रेंट्स है, जो भी प्रॉफिट्स है, वो सब सेलर के ही रहेंगे। सेलर ही उन रेंट्स, क्रॉप्स एंड प्रॉफिट्स का मालिक होगा, ये सेलर का अधिकार है।
दूसरा है सेलर हैज़ अ चार्ज फॉर अनपेड अमाउंट। अगर ओनरशिप पास हो गई है बट फुल पेमेंट नहीं मिली है तो सेलर के पास चार्ज होता है प्रॉपर्टी पर। चार्ज का मतलब है सेलर के पास लीगल सिक्योरिटी है अनपेड प्राइस पर प्लस द इंटरेस्ट टू बी रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिकवर करने की। ठीक है, इफ द ओनरशिप पासिस बिफोर फुल पेमेंट, ओनरशिप चली गई और फुल पेमेंट नहीं आया तो नाउ सेलर हैज़ अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर द अनपेड प्राइस प्लस द इंटरेस्ट। दिस इज ऑल्सो द बेसिक राइट ऑफ सेलर जो हमें टीपीए का सेक्शन 55 बताता है। अब हम क्लॉज 5 और 6 में बायर को डील करेंगे। ठीक है, क्लॉज 5 टॉक्स अबाउट द बायर्स ड्यूटीज। ठीक है, क्लॉज ए कहता है टू डिस्क्लोज टू सेलर एनी फैक्ट। तो अगर बायर को कोई ऐसा फैक्ट पता हो जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो बायर को सेलर को बताना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, बायर को पता चल जाए कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के पास मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। जब मेट्रो स्टेशन बनने वाला है यानी कि उस एरिया की, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू रेज होने वाली है। तो पर ये बात सेलर को नहीं पता थी, पर अब ये ड्यूटी बनती है बायर की कि अगर उसे पता चलिए देन ही मस्ट डिस्क्लोज दैट फैक्ट टू द सेलर। अगर उसने डिस्क्लोज नहीं की ये इन्फॉर्मेशन तो हम इसे मानते हैं दैट बायर हैज़ डन फ्रॉड टू द सेलर। ठीक है, तो देयरफॉर इट्स द बेसिक ड्यूटी ऑफ द बायर टू डिस्क्लोज एनी फैक्ट जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है और सेलर को नहीं पता तो वो सेलर को बताए। ओके, नेक्स्ट इज टू पे द प्राइस एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ऑब्वियसली सेल डीड में जो टाइम एंड प्लेस डिसाइड हुआ है, बायर को उसी टाइम पर उसी प्लेस पर पूरा पैसा जो है जो भी जैसे डिसाइड हुआ उस हिसाब से पे करना चाहिए टू द सेलर। तीसरा, इफ ओनरशिप पास देन बायर बियर्स द लॉस। कि ओनरशिप जैसे ही बायर के नाम हो जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल, तब कोई भी डैमेज, कोई भी लॉस, कोई भी एक्सीडेंट जो भी होता है वो सब बायर का रिस्क है। अब यहाँ पे सेलर का कोई ड्यूटी नहीं, अनलेस सेलर ने खुद डैमेज क्रिएट किया हो, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, क्लॉज डी टॉक्स अबाउट बायर मस्ट पे द फ्यूचर पब्लिक चार्जेस। यानी ओनरशिप पास होने के बाद अभी बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है, जो भी रेंट्स है, इंटरेस्ट है, पब्लिक चार्जेस है, वो सब कुछ कौन पे करेगा? बायर पे करेगा। अभी क्योंकि ओनरशिप उसके पास है, प्रॉपर्टी उसकी है। ठीक है, इनकम्बरेंस का मतलब है एनी सॉर्ट ऑफ लीगल क्लेम, इट कैन बी मॉर्गेज, लीज, लियन, अनपेड टैक्सेस, कोर्ट अटैचमेंट। तो अगर अब इनकम्बरेंसेस भी हैं और डिसाइडेड हो गया है, ओनरशिप आ गई है, तो अभी वो सबको भी पे करने का जो ड्यूटी है, लाइबिलिटी है, वो बायर के ऊपर सस्टेन करती है। ठीक है, तो ये हो गए बायर की ड्यूटी। सारे मटीरियल ऐसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना विच इंक्रीज द प्रॉपर्टीज वैल्यू, देन प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे प्राइस पे करना, जो भी डैमेजेस हैं वो पियर करना, एंड जो भी पब्लिक चार्जेस हैं, फ्यूचर पब्लिक चार्जेस, उन्हें पे करना। ठीक है, नाउ क्लॉज 6 इन द लास्ट क्लॉज ऑफ सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ बायर। तो बायर के भी कुछ राइट्स हैं, क्या क्या है? पहला है बायर गेट्स द बेनिफिट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो ओनरशिप पास होने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, जैसे कि मेट्रो स्टेशन बन जाए, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो जाएं, या कोई गवर्नमेंट एक्विजिशन का कॉम्पनसेशन मिले, तो अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद अगर कैसे भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं या इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं तो उसका फुल बेनिफिट बायर का, ये बायर का बेसिक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्लॉज बी टॉक्स अबाउट बायर हैज़ द चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। अगर बायर ने एडवांस दिया है, अर्नेस्ट मनी दिया है, इंटरेस्ट पे किया है, लीगल कॉस्ट पे किए हैं, पर सेलर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं कर रहा, अभी भी सेलर प्रॉपर्टी नहीं डिलीवर कर रहा, तो बायर के पास यहाँ पे चार्ज हो जाता है। जैसे कि ये सेम सिचुएशन थी वाइस वर्सा इन सेलर्स राइट्स में, है ना। तो अब यहाँ पे सेलर अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं कर रहा है तो बायर के पास चार्ज होता है, मतलब बायर कोर्ट को बोल सकता है ये तो या तो मेरा पैसा वापस दो, है ना, या फिर प्रॉपर्टी को रोक दो जब तक पेमेंट रिकवर नहीं होता है। सो इट अप्लाइज व्हेन ही डज नॉट गेट द प्रॉपर्टी और रिफ्यूजेस डिलीवरी ड्यू टू सेलर्स फॉल्ट। ठीक है, so it creates a charge on property, means buyer now has a legal security interest on property. He can go to the court and say that I have paid in advance, I should get either my money back or the property should be held until repaid, है ना। So this basically prevents the seller from selling it to someone else without clearing the dues. Clear? चलिए, तो ये हो गए सारे सेलर और बायर के राइट्स एंड ड्यूटीज। नाउ देयर इज फ्रॉड क्लॉज। देखिए, अगर
if either party fails to make the disclosures which are required, जैसे कि आपने पढ़ा हो क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमने पढ़ा था दैट इट इज़ द सेलर्स ड्यूटी कि वो जो भी मटेरियल फैक्ट्स है वो डिस्क्लोज करे. तो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करती है, सिमिलरली जो क्लॉज 5 में मेंशन है बायर की ड्यूटी कि वो वैल्यू बढ़ने की जो फैक्ट है उसको डिस्क्लोज करे. तो अगर ये लोग क्लॉज 1 और क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग ऐसे डिस्क्लोजर्स नहीं करते हैं तो इसे माना जाता है दैट सच ट्रांजेक्शन्स आर फ्रॉड. ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है. दीज टू क्लॉजेज आर फ्रॉड क्लॉज. ठीक है, ओके. तो ये हो गया हमारा सेक्शन 55. हमने जाने सेलर और बायर की ड्यूटीज़ और राइट्स जो आई थिंक रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स की बैकबोन है. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े. 2 सेक्शंस और रहते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस आर ऑफन आस्क्ड. सेक्शन 56 एंड 57. लेट्स स्टार्ट विद 56 डीलिंग विद मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर. तो ये कंसेप्ट स्पेशली बायर्स को प्रोटेक्ट करता है, पर्टिकुलरली जब एक सेलर के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं और सब पर मॉर्गेज हो. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ. ठीक है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बार बार मॉर्गेज वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो पहले मॉर्गेज जान लेते हैं. ठीक है, फिर मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगी. ठीक है, देखो मॉर्गेज का क्या मतलब है. जब कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है लोन लेने के लिए. ठीक है, मुझे लोन चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं किसी व्यक्ति से या बैंक से लोन लूँगी और मैं अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दूँगी. इसे कहते हैं मॉर्गेज करना. तो यहाँ पे कोई बैंक या पर्सन पैसा देता है, प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रखा जाता है. जब तक लोन पूरा रीपे नहीं होता है, बैंक को या उस पर्सन को राइट रहता है कि वो प्रॉपर्टी बेच सकता है. तो फॉर एग्जांपल ए ने अपना घर बैंक को गिरवी रखा और लोन ले लिया, तो ये घर अब मॉर्गेज है, बैंक मॉर्गेजी है और ए मॉर्गेजर है. इतनी बात याद रखना. ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं इस 56 के तहत कि जो सेलर है उसके पास अगर 2 या 3 प्रॉपर्टीज हो तो सपोज करिए ए के पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1, P1, P2, P3. ए ने तीनों एक ही बैंक के पास मॉर्गेज कर दिए, एक ही बैंक के पास मॉर्गेज कर दी. यानी कि बैंक का लोन रिकवर करने के लिए बैंक किसी भी P1, P2, P3 को बेच सकता है. इसका मतलब ये है. अब क्वेश्चन उठता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है. फिर ए ने P1 को B को बेच दिया. प्रॉब्लम यहाँ आई कि जो प्रॉपर्टी 1 थी उसे ए ने जिसने अपनी सारी तीनों प्रॉपर्टी बैंक को दे रखी थी एज अ मॉर्गेज, उसने अपनी प्रॉपर्टी नंबर 1 B को बेच दी. ठीक है, पर याद रखिएगा P1 भी मॉर्गेज थी अभी तक, P2 भी मॉर्गेज थी, P3 भी मॉर्गेज थी. तो अब बैंक को लोन रिकवर करना है, बैंक लोन तो रिकवर करेगी, तो बैंक बोल सकता है कि मैं तो P1 बेच दूंगा. तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंट्री होती है उस न्यू बायर की, B की एंट्री होती है जो P1 खरीद रहा है ए से. वो परेशान हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और अब बैंक इसे बेच देगा, ये कैसी बात हुई. तो यहाँ पर फिर आता है सेक्शन 56 बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, मैं चाहती थी ये स्टोरी बताना ताकि आपको समझ आए कि 56 की ज़रूरत कहाँ पड़ी, 56 क्यों आ रहा है इनटू एक्शन. ठीक है, तो अब वो यहाँ पे बायर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है. ठीक है, क्या है, अब जो बायर है वो बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि बैंक पहले आप अपना लोन P2 यानी प्रॉपर्टी 2 और P3 से रिकवर करिए, P1 को लास्ट में यूज़ करिएगा. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्शलिंग. ठीक है, तो सिंपल लाइन है, बायर बोलता है ऐसी प्रॉपर्टी से रिकवर करो जो मुझे नहीं मिली है. ठीक है, सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं. सपोज यू बाय वन ऑफ मेनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन. जैसे बी ने किया, बी ने ए से एक ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करी जो मॉर्गेज थी. तो नाउ यू कैन रिक्वेस्ट द लेंडर, लेंडर यहाँ पे वो बैंक है, कि आप अपने ड्यूज बाकी मॉर्गेज प्रॉपर्टीज से पहले रिकवर कर लीजिए. तो इससे उसका राइट इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होता है, बट ओनली इफ इट डज नॉट हार्म द लेंडर और अदर क्लेमेंट. लेकिन याद रखना, ऐसा करने से, मार्शलिंग करने से लेंडर का यानी कि बैंक का और अगर बैंक के कोई और क्लेमेंट जो उन प्रॉपर्टीज पे, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए. तो बैंक मार्शलिंग जो है वो एक तरीके की इक्विटेबल रेमेडी है टू प्रोटेक्ट द बायर्स ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. ठीक है, सो व्हाट डज इट से, अ पर्सन ओन्स 2 or more प्रॉपर्टी, ही मॉर्गेज ऑल ऑफ देम टू अ सिंगल लेंडर. हमने पढ़ लिया. लेटर ही सेल्स 1 or more ऑफ दोज प्रॉपर्टी टू समवन एल्स कॉल्ड बायर. So now buyer can ask the mortgagee to recover their loan first from the other property that were not sold to him. लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है, इस पर कुछ लिमिट्स हैं. 3 कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन कहती है कि ऐसा करने से यानी मार्शलिंग करने से मॉर्गेजी को नुकसान नहीं होना चाहिए. ठीक है, मॉर्गेजी को नुकसान नहीं होना चाहिए, बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए. अगर P2 P3 की वैल्यू कम है, मान लो
तो बैंक को तो लॉस होगा, तो बैंक P1 भी बेच सकता है। मार्शलिंग ये बात अलाउड करती है, ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है। दूसरा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। अगर ए बैंक के अग्रीमेंट में लिखा है ए और बैंक के अग्रीमेंट में कि लोन सिर्फ P1 से ही रिकवर होगा, तो फिर उसके बाद बायर कुछ नहीं बोल सकता है, तो फिर बैंक जो है वो जो लोन है वो P1 से ही रिकवर करेगा। ठीक है, देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्ररी तो फिर वो अप्लाई होगा। देन थर्ड कंडीशन सेज दैट दूसरे क्लेमेंट्स को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर P2 पर किसी सेकंड मॉर्गेजी का राइट है मान लो, या किसी और ने इंटरेस्ट लिया हो, तो उनको भी हार्म नहीं होना चाहिए इस मार्शलिंग के प्रोसेस से। ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन 56 का इतना सा कंसेप्ट। एक बार एग्जाम्पल दोबारा रिपीट कर सकती हूँ मैं कि ए के पास 3 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ए के पास 3 प्रॉपर्टीज थी, P1, P2 एंड P3। ये तीनों को बैंक को वो गिरवी रखकर 20 लाख का लोन ले लेता है, यानी कि तीनों को उसने अब बैंक को मॉर्गेज कर दिया। ठीक है, और बदले में उसने बैंक से 20 लाख रुपीज ले लिए। ठीक है, अब बाद में ए ने इस P1 को सेल कर दिया। क्या किया? सेल कर दिया टू बी को बेच दिया। तो बैंक के पास लोन रिकवर करने का तो राइट है, तो वो बोल सकता है, बैंक बोलेगा कि मैं तो P1 को बेच दूंगा अपना लोन रिकवर करने के लिए। बट सेक्शन 56 कहता है कि जो बी पर्सन है ये बैंक के पास जाता है, ठीक है, और ये बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज़ आप P2 और P3 जो P2 और P3 बचे हैं इनसे अपना लोन रिकवर कर लीजिए पहले। ठीक है, P1 को बाद में यूज़ करिएगा क्योंकि P1 अब मेरी प्रॉपर्टी है। तो अगर बैंक को ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और कोई कॉन्ट्ररी ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बैंक को कोई तकलीफ नहीं होती है, किसी थर्ड पार्टी को कोई हार्म नहीं होता है, तो बैंक पहले P2 और P3 से लोन रिकवर कर सकता है। तो ये है द कंसेप्ट ऑफ मार्शलिंग, ये सेक्शन 56 हमें बताता है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू सेक्शन 56 और इस लेक्चर को एंड करते हैं। इट टॉक्स अबाउट द सेल ऑफ इनकम्बर्ड प्रॉपर्टी विद द कोर्ट्स हेल्प। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेक्शन है, रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स में बहुत यूज होता है। एंड ये सेक्शन उन केसेस के लिए है जहाँ प्रॉपर्टी पे इनकम्बरेंस है किसी तरीके का, इट कैन बी अ लियन और मॉर्गेज, जैसे मॉर्गेज, और बायर चाहता है कि प्रॉपर्टी क्लीन टाइटल के साथ मिले। सपोज करिए एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज है एक्स के पास, ठीक है, ए अब इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है। ए की प्रॉपर्टी थी, ए ने उसे एक्स के पास गिरवी रख रखा था और ए अब इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, लेकिन जो बायर है वो कहता है कि मुझे क्लीन टाइटल चाहिए, मुझे कोई मॉर्गेज नहीं चाहिए इस प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर सेक्शन 56 काम आता है। ठीक है, व्हाट सेक्शन 56 अलाउज, ये बायर या सेलर को कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। कोर्ट फिर उसके बाद बायर को ऑर्डर करेगा कि वो इतनी अमाउंट डिपॉजिट कर दे जितनी मॉर्गेज आउटस्टैंडिंग है या जितनी फ्यूचर कॉस्ट हो सकती है टू द मॉर्गेजर। फिर कोर्ट मॉर्गेजी को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एंड कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि दैट नाउ द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फ्री। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ लो, सपोज अ प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज टू एक्स, नाउ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी बिक गई आइदर बाय कोर्ट और प्राइवेटली आउटसाइड द कोर्ट बट विद द कोर्ट्स हेल्प। ठीक है, एंड बायर डजंट वांट द बर्डन ऑफ मॉर्गेज। अब बायर नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का मॉर्गेज का बर्डन उस प्रॉपर्टी पे हो। सो एज पर 57 बायर और सेलर कैन अप्लाई टू द कोर्ट एंड डिपॉजिट द एनफ मनी टू कवर द मॉर्गेज एंड अदर फ्यूचर कॉस्ट एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट टू डिक्लेयर द प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम मॉर्गेज। लेटर कोर्ट विल डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी टू द मॉर्गेजीज एंड नाउ that property can be used for clean title, है ना, and the orders are appealable। ये है हमारा छोटा सा कंसेप्ट सेक्शन 56 का। तो बेसिकली ये कोर्ट सुपरवाइज सेल्स को डील करता है, ऐसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज की डील करता है थ्रू सेल एंड और वी कैन से द प्राइवेट सेल विद द कोर्ट्स हेल्प। तो इसका पर्पस क्या है? क्लीन टाइटल ट्रांसफर, बायर्स को प्रोटेक्ट करना एंड टू इंश्योर कि सारे ड्यूज क्लियर हो जाए और सेलर कोई फ्रॉड ना करे। ठीक है, तो ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ पे एनी पार्टी कैन अप्लाई, आइदर बायर और सेलर। ठीक है, एंड ऑल्सो रिमेंबर इसमें जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं दे आर अपीलेबल। ठीक है, दैट्स इट। ये थे हमारे सेक्शन 54 से 57 तक दैट वर डीलिंग विद डिफरेंट कंसेप्ट। 54-55 में हमने प्राइमरली सेल का डिस्कशन किया, 54 ने सेल बताया, 55 ने राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताए बायर एंड सेलर के, 56 में मार्शलिंग का कंसेप्ट देखा एंड 57 में देखा दैट हाउ कोर्ट कैन हेल्प इट द सेल, ताकि वो सेल क्लीन टाइटल के साथ ट्रांसफ़र हो मॉर्गेज फ्री। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कंसेप्ट। आई होप एवरी सेक्शन एवरी पॉइंट इज क्लियर एंड मैंने हर चीज़ इतने प्रॉपरली इतने डिटेल में इसलिए बताई बिकॉज क्वेश्चन में बी फ्रेम्ड
एनी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन। तो हमें हर चीज़ को प्रॉपरली समझना है, स्पेशली जितना भी बेयर एक्ट में मेंशन है उसे तो हमें स्किप करना ही नहीं है बाय एनी चांस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉर्गेज स्टार्ट करेंगे। मॉर्गेज के बहुत सारे सेक्शंस हैं एंड वी हैव टू कवर all those sections, so stay tuned with our channel for those lectures. Thank you so much, all the best, have a good day.